Hello students, a warm welcome to all in our new session. Today in this session we are going to discuss or extend our discussion on scientific management. As in our previous classes we have discussed many conceptual things about scientific management. Clear? So till now I hope all get clear about the scientific management. ठीक है, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है और उसका काम क्या है, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, यस और नो, व्हाट इज इट्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि नहीं. सो हमें इसमें क्या पता चला कि अगर हम ऑर्डिनरी मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऑर्डिनरी मैनेजमेंट में सब मैनेजमेंट टूल्स यूज होते हैं जो कि हायर लेवल के होते हैं, लोअर लेवल के लिए कुछ भी ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं अप्लाई होता है. लोअर लेवल मतलब जो कि है अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री में, है कि नहीं, तो वहां पे ऐसा कुछ इफेक्टिव नहीं होता है, जो कि जो मैनेजमेंट का जो भी डीमेरिट्स है उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कहां पे, ये जो लोअर सेक्शन पे, और लोअर सेक्शन में काम अच्छे से नहीं होता है जिसका इनडायरेक्ट रिलेशन इफेक्ट पड़ता है कहां पे, कि टॉप पे, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पे. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो भी जितने भी डीमेरिट्स हैं, जैसे कि है अनप्रोडक्टिविटी, नॉट द रिसोर्सेस आर नॉट स्पेशलाइज्ड, स्पेशली यूज्ड, ओके, नॉट ऑप्टिमली यूज्ड, जो कि है अपना जो टाइम, मोशन है के, और फैटिग हम स्टडी नहीं करते हैं, लेबर आधा अधूरा क्या होते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं, वेस्टेज डैमेज हो जाता है कि नहीं, जो कि प्रॉपर मेथड नहीं होता है, टेक्निक नहीं होता है, टूल्स ने अच्छा नहीं होता है, हाँ, मशीन्स वगैरह सब पुराने होते हैं, आउटडेटेड होते हैं, वहां पे कोई वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं रहता है. क्लियर? अनप्रोडक्टिव, अनस्किल, लो प्रोडक्टिविटी, लो इकोनॉमिकली, है कि नहीं, ये सब जो है डीमेरिट्स वो सब ओवरकम हो जाते हैं अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज करते हैं, है कि नहीं. आगे इतना समझ में, अभी तक हमने जितने भी क्लास के हैं वो सब ने हमने वही सीखा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें क्या बेहतर मिलता है, जो कि ऑर्डिनरी काम को, जो कि ऑर्डिनरी वे में होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर हम यूज करते हैं तो वो काम बेस्ट वे में होता है. ठीक है, तो अभी हम जैसे देखें कि अभी तक इतने में जितने भी हमने देख लिया है कि अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को एडॉप्ट करते हैं तो हमें बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है. हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री, है कि नहीं, जैसे कि हमने देखा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मोस्टली फोकस ऑन दी प्रोडक्शन, ठीक है, जो कि फैक्ट्री में जो काम होता है, लेबर, सुपरवाइजर, क्लियर, मेथड, मशीन, मूवमेंट, स्किल, एफिशिएंसी, ये सबको रिलेटेड होता है. सो अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज करते हैं तो वो जो काम हमारा सब बेस्ट वे में हो सकता है. तो हमने ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या है, ऐसा इसमें क्या स्पेशल टूल्स टेक्निक्स हम यूज करते हैं जिससे कि क्या होता है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हमें मिलता है. क्लियर? जैसे कि हमने देखा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करता है कि नहीं, वो प्रिंसिपल्स भी बहुत ही क्या है, इफेक्टिव हैं, जो कि यूज करने से हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है. जो कि क्या था, जो कि था साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, जो कि हम साइंटिफिक वे में करते हैं, जो पुराना वाला मेथड डिस्कार्ड कर देते हैं हम लोग, है कि नहीं, और था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कैसे पीसफुली काम हो, कोई भी क्रूएल ना हो, कोई भी झगड़ा ना हो, ताकि वर्किंग कंडीशन अच्छा रहे, दिमाग अच्छा रहे, हमारा जो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हमारा अच्छा काम होगा, है कि नहीं. ये जो सारे जो रूल्स, प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स, वो फॉलो करते हैं. और क्या था कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सब जब काम करेंगे मिलके काम करेंगे, ग्रुप वाइज में काम करेंगे, क्योंकि उन लोग को पता है कि जो भी काम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन फैक्ट्री में, सब ग्रुप वाइज होता है, लॉट में होता है कि नहीं, तो वो आ जाता है उसका और एक प्रिंसिपल्स. और क्या था, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड, हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे, किसी भी टाइप का जो भी है ब्रेकडाउन, क्लियर, जो कि एम्प्लॉइज टायर्ड हो गए हैं, उनको रेस्ट चाहिए, और नहीं तो लॉकडाउन, और नहीं तो शॉट डाउन, ये सब जो थे वेस्टफुल एक्टिविटीज, वो सबको कैसे दूर करना है, दैट वाज द मैक्सिमम, उससे करने से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है कि नहीं. और क्या था, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर को हम सिलेक्ट करते थे, क्लियर, उनका सिलेक्शन होता था साइंटिफिक में, उनका ट्रेनिंग भी होता है साइंटिफिक में, और उनको और भी हम उनको डेवलप करवाते हैं डिफरेंट बाय कंडक्टिंग डिफरेंट सेमिनार और वर्कशॉप. क्लियर, दूसरे के जो कंपनी के, जो कि रेपुटेड कंपनीज के जो हैं एम्प्लॉइज, उनके वहां पे जो है सुपरवाइजर, उनको बुलाते हैं, मोटिवेशनल स्पीक करते हैं ताकि वो मोटिवेट हो पाए और उनका स्किल और बेहतरीन बढ़ पाए, है कि नहीं. तो वो सारे जो टेक्निक्स हैं
सॉरी वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो करता है। ठीक है, तो उसको एक्टिव अचीव करने के लिए क्या होता है कि हम साइंटिफिक वे में कुछ टेक्निक्स हमें यूज करना पड़ता है, और जिसको हम बोलते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जिससे कि मतलब टूल्स एंड टेक्निक मतलब ऐसा हम क्या यूज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, ताकि हमारा जो रिजल्ट बेस्ट हो पाए और हम इसको कहेंगे कि हाँ यहां पे साइंटिफिक मैनेजमेंट है। मतलब आपको इतना टूल्स टेक्निक्स दिख गया तो आपको आ जाएगा कि यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब साइंटिफिक वे में काम होता है, मैनेजमेंट इज अंडर साइंटिफिक वे। ठीक है, तो क्या है वो, जैसे कि इधर हमने देखा है बोर्ड में लिखा गया है कि देयर आर 9 बेसिक टूल्स और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 9 बेसिक टूल्स हम यूज करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी इसमें मैं और डिटेल्ड वे में हम आज डिस्कस करेंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, कि देखो जब से जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो है 9 एलिमेंट्स, 9 टेक्निक्स जो कि है साइंटिफिक टास्क सेटिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेशल सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, देन डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम, फंक्शनल फॉर्मेनशिप एंड मेंटल रिवोल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? तो ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि देखो सबसे पहले मैं इन्हें शॉर्टली मैं आपको समझाता कि ये जो टेक्निक में बेसिक फोकस कहां पे रहता है। क्लियर, द बेसिक फोकस। जैसे कि हमने देखा कि साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब जब भी हम काम करते हैं वो काम कैसे प्रॉपर वे में होगा उसको हम उसे हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, द बेसिक थिंग इज टू सेट द रूट, जिसको हम बोलते हैं रूटिंग, शेड्यूलिंग। ओके, रूट फिक्स करना है, किसे रूट मतलब द फोकस इज ऑन रूट मतलब कैसे किधर कौन से वे में काम होगा, द पथ टू कंप्लीट टू अकम्प्लिश ए टास्क, शेड्यूल बाय व्हाट टाइम द वर्क शुड बी कंप्लीट। ओके, देन डिस्पैच एंड फॉलो अप, डिस्पैच एंड फॉलो अप। डिस्पैच एंड फॉलो अप मतलब ये जो साइंटिफिक टास्क सेटिंग में हमारा बेसिक फोकस कहां पे रहता है कि रूट मतलब रूट, कौन से रूट में काम होगा, है कि नहीं, कौन से रूट में काम होगा, ताकि जो वेस्टफुल एक्टिविटीज होते हैं वो सारे के सारे कैसे एलिमिनेट हो जाएं। शेड्यूलिंग, टाइम के ऊपर फोकस कि कौन सा काम कब होगा, हमें क्या चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, उसके हिसाब से हम कितना टाइम में ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। डिस्पैच मतलब जिसको जो भी काम दिया गया है वो काम अपने काम के लिए इमीडिएटली डिस्पैच हो, मतलब काम शुरू करे और इमीडिएटली वेल टाइम के साथ कंप्लीट कर पाए। और फॉलो अप मतलब जो भी हमने डिटरमाइन किया है, जो भी हमने रूट फिक्स किया है, शेड्यूल फिक्स किया है, उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं उसको फॉलो करना है, देखना है, सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है। क्लियर, तो साइंटिफिक टास्क सेटिंग में इतना रहता है अपना जो बेसिक फोकस। क्लियर, नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब टू फिक्स स्टैंडर्ड, ओके, टू फिक्स स्टैंडर्ड फॉर एवरी वर्क, फॉर एवरीथिंग वी कैन से, स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग। हर एक काम के लिए स्टैंडर्ड हम फिक्स कर देंगे कि ये काम इतने वे में होना जरूरी है। हम अपने लेबरर को भी, मशीन्स को भी, मटेरियल्स को भी, रिसोर्सेस को भी उसके हिसाब से ही हम स्टैंडर्ड वे में ही उसको डिटरमाइन करेंगे और उतना ही हम अवेलेबल करेंगे। ऐसा मत सोचो कि सर हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया बट उसके हिसाब से मशीन नहीं है, टूल नहीं है, मटेरियल नहीं है, नहीं, जैसा फिक्स किया है मतलब एवरीथिंग इन ए स्टैंडर्ड वे, कोई भी बिलो स्टैंडर्ड का नहीं होगा। क्लियर, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब फोकस क्या रहता है कि हम हर एक काम को सिंपल वे में करेंगे, नो कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स होगा काम उतना डिफिकल्ट होगा, है कि नहीं। तो नो कॉम्प्लेक्सिटी, वेरी सिंपल वर्क, सिंपल वे में करना है। एक जन को एक ही काम दो, एक जन को अगर हम एट अ टाइम मोर देन 1 और 2 वर्क दे देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सिंपल वे में काम करना है, नो कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर, और बाकी है टाइम स्टडी मीन्स टू स्टडी द टाइम, ओके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। टाइम स्टडी मीन्स हमें टाइम स्टडी करना है बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। हर एक काम को करने के लिए, हर एक काम को, हर एक लेबर को, हर एक एम्प्लॉय को
कितना मैक्सिमम टाइम चाहिए एक काम करने के लिए, उसके हिसाब से हम उन लोगों को काम डिटरमाइन करेंगे और डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से हम अपना टारगेट सेट करेंगे। ओके, देन है फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब टू स्टडी द टाइटनेस, clear, to study the tightness and rest pause to be given, क्यों देंगे? for re-energize, clear, for re-energize। फैटिग स्टडी मतलब फैटिग का मतलब क्या है? टाइटनेस। फैटिग का मतलब है टाइटनेस। एक काम को अगर आप कॉन्स्टेंटली करते हो तो आप थक जाते हो, जो थकना आम जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फैटिग, ठीक है, जो कि वर्किंग कंडीशन में डेफिनेटली वो होता ही होता है। तो ये जो टाइड है ना, हमें वो स्टडी करना है कि एक कब टाइड होता है और उसको हम कितना रेस्ट देंगे ताकि वो फिर से उसका जो एनर्जी है री एनर्जाइज वो हो पाए। ताकि देखो, जैसे कि बैटरी खत्म हो जाता है अपने मोबाइल का, है कि नहीं, हम क्या करते हैं, उसके बाद थोड़ी ना यूज कर पाएंगे, यूज करेंगे तो भी एक टेंशन रहेगा। सोचो कि आपको एक घंटे का क्लास है, एक मीटिंग है, आपको अटेंड करना है, तो बैटरी डाउन है, तो आप क्या करते हैं उससे पहले कि चलो हम इसको री एनर्जाइज कर देते हैं, एनर्जी दे देते हैं ताकि पूरा फुल रहे, ताकि जब हम काम करें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस यही टेक्निक है, सिंपल ह्यूमन बीइंग में वही है। एक आदमी अगर थक गया होगा, अगर आप उसको और काम करने के लिए बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। उससे क्या होगा, काम तो बर्बाद होगा, उसका तबीयत भी खराब हो जाएगा और एक घंटे के चक्कर में उसका फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो नहीं आएगा, दिमाग मतलब उसके तबीयत खराब है बोल के। क्लियर, तो वो दैट इज फैटिग स्टडी। क्लियर, देन मोशन स्टडी। मोशन मतलब द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एंड machines and tools, resources। ये हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ, वी कैन से मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ऑफ प्रोडक्शन में हम जितने भी रिसोर्सेस यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला इसमें क्या आता है, वर्कर आ गए, मशीन आ गए, है कि नहीं, मेथड आ गए, टूल्स आ गए, टूल मतलब जो कि है जो इक्विपमेंट्स, क्लियर, और मटेरियल आ गया। दैट मींस ऑल द रिसोर्सेस का मूवमेंट को हमें चेक करना है। मूवमेंट का मतलब क्या है कि कौन कहां पे जा रहा है, कौन कौन से जगह पे यूज हो रहा है, सही वे में यूज हो रहा है कि नहीं, वेस्टफुल यूज नहीं हो रहा है, मूवमेंट चेक करना है। क्योंकि मतलब कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट ना हो। क्लियर, देन आ गया मेथड स्टडी। क्लियर, मेथड, बेस्ट मेथड टू सिलेक्ट, बेस्ट मेथड टू डू ए टास्क, बेस्ट मेथड टू डू ए जॉब। एक काम करने के लिए जो भी बेस्ट मेथड है उसको सिलेक्ट करना है। डिफरेंशियल पीस वेज मींस यहां पे क्या होगा कि वेज सिस्टम लिंक्ड विथ पीस ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट ऑन टाइम के ऊपर हमारा फोकस नहीं रहेगा। कौन से एम्प्लॉय को कितना वेज मिलेगा, दैट इज लिंक्ड और दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड अप विथ हिज पीस ऑफ प्रोडक्शन, कितना पीस, कितना यूनिट वो प्रोड्यूस किया, नॉट की टाइम। ठीक है, और बाकी है फंक्शनल फॉर्मेनशिप मीन्स ये यहां पे क्या होता है कि डिस्टिंग्विश प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन टास्क। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन टास्क को हम डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग करेंगे। प्लान एक जन करेगा, उसको एग्जीक्यूट और एक जन करेगा, दोनों काम एक जन नहीं करेंगे। ठीक है, ये है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन टास्क को रिलेटेड। और बाकी है मेंटल रिवोल्यूशन मतलब टू इंप्रूव एंड मोटिवेट वर्कर्स माइंड, टू इंप्रूव एंड मोटिवेट वर्कर्स माइंड। क्लियर, माइंड, और भी हम बोल सकते हैं माइंड, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ठीक है, देखो अच्छे से देख लो, ये जो है हमारे पास 9 एलिमेंट्स है, 9 टेक्निक है।
ये जो 9 टेक्निक के ये जो है मेन फोकस, ये जो 9 टेक्निक है हमारे पास, ये 9 टेक्निक के ये है मेन फोकस, बेसिक फोकस। क्लियर? जो कि है साइंटिफिक टास्क सेटिंग, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मोशन मेथड, डिफरेंशियल पीसवेज, फंक्शनल फॉर्मेनशिप एंड मेंटल रिवोल्यूशन। ये सबका फोकस रहता है, हर एक डिफरेंट, जो कि हम अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है कि नहीं? रूट सिलेक्ट करेंगे, शेड्यूल, डिस्पैच, फॉलो अप, क्लियर? टू फिक्स स्टैंडर्ड टाइम फॉर एवरीथिंग, दैट मींस नो वेस्टेज ऑफ टाइम। क्लियर? टाइम रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, मतलब बेस्ट टाइम में काम होगा, किसको कितना चाहिए उसके हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा एक दिन का काम होता है 8 घंटे का, तो ऐसा नहीं तो 8 घंटे आते जाते खत्म हो गया, है कि नहीं? 8 घंटे ऐसा है कि 8 घंटे अपने काम में खत्म हुआ है। देन टाइटनेस एंड रेस्ट पॉज टू बी टेकन फॉर रीएनर्जाइज करने के लिए, मूवमेंट ऑफ एवरी रिसोर्सेज, ताकि जो अननेसेसरी मूवमेंट होते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट बढ़ता है कि नहीं? और अननेसेसरी जो मटेरियल्स वगैरह वेस्ट होते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, वो अपना कम हो जाएगा। टू सिलेक्ट बेस्ट मेथड टू डू ए जॉब, अगर हम रूल मतलब जो ट्रायल एंड एरर मेथड में करेंगे, एक बार पुट करेंगे फेल, पुट फेल, ऐसा नहीं, बेस्ट मेथड सिलेक्ट करो, बेस्ट वे में काम करो, एक ही बार में पूरा सिलेक्ट, पूरा क्लिक हो गया, है कि नहीं? देन होता है पीस वेज, कि हम पीस के हिसाब से वेजेस देंगे, नॉट कि टाइम के हिसाब से, क्योंकि ऐसा होता है 8 घंटे काम कर लिए तो 10,000 मिल गया, नहीं, 8 घंटे काम करने से नहीं मिलेगा, 8 घंटे में आप कितना प्रोडक्शन के उसके हिसाब से आपको सैलरी और वेजेस मिलेगा। डिस्टिंग्विश प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, हमने जैसे देखा कि जो प्लान करता है अगर वही एग्जीक्यूट करता है तो वो दोनों काम, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, मल्टीपल काम नहीं करना, एक जन से एक काम ही करवाओ, बस यहाँ पे वही होता है, प्लानिंग को एग्जीक्यूशन के साथ सेपरेट कर दो। और बाकी मेंटल रिवोल्यूशन मतलब आपके माइंड को रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्यूशन मतलब क्या है? ग्रोथ, रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? सम ग्रोथ, सम पॉजिटिव, क्लियर? ग्रो डेवलपमेंट इन ए पॉजिटिव मैनर, नो कि नेगेटिव, पॉजिटिव, आपके पास जितना था आप और थोड़े पॉजिटिव वे में ग्रो करके, बस वही मतलब इंप्रूव और मोटिवेट द वर्कर्स माइंड, एटीट्यूड, बिहेवियर, जो कि अगर खराब है उसको हम कैसे सही करेंगे उसके रिलेटेड होता है। ठीक है? क्लियर? सो इतने में आपको बेसिकली समझ आ गया कि टेक्निक्स होते क्या है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो 9 टेक्निक्स है उसको 1 बाय 1 हम देखते हैं कि ये जो काम हमने बताया कि ये जो टास्क को हम कैसे सर फुलफिल करते हैं। ओके, तो चलो नाउ लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द पॉइंट इन ए ब्रीफ मैनर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो कि पहला पॉइंट, दैट इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। तो व्हाट इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग? साइंटिफिक टास्क सेटिंग मीन्स व्हेन or whatever the task what we do in a organization, in a factory, in a production department, in a well mannered condition or good working condition or scientifically set working condition, that is called scientific task setting. Clear? Yes or no? So the amount of work, we can say the work done in an organization, the work done in an organization in an effective working condition, effective working condition is termed as scientific task setting. Scientific task setting, setting का मतलब क्या है? सेटअप, हम जिसको बोलते हैं सेटअप। सेटअप आपको मालूम है ना? सेटअप मतलब हम जो लगाते हैं, आपको जैसे मालूम है कि जैसे अगर कोई मूवी होता है, फिल्म वगैरह, तो उसके लिए एक सेट बनाना पड़ता है। सेट मतलब जहां पे कि क्या होता है? सेटअप मतलब, सेटअप मीन्स जहां पे कि बहुत सारे जो शूटिंग होता है कि नहीं, जो भी डिफरेंट वर्क्स होता है, काम होता है, क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं सेटअप। ठीक है ना? तो वैसे ही जो हम सेटिंग करेंगे, कैसा सेटिंग करेंगे? द वर्किंग कंडीशन इन ए मोस्ट साइंटिफिक सेटअप। क्लियर? साइंटिफिकली हम उसको सेट करेंगे जिसमें कि क्या होगा कि वी प्लान एवरी टास्क बिफोर इट इज कंडक्टेड। करने से पहले हर एक काम को पूरा प्लान करेंगे कि कैसा क्या होगा। क्लियर? आ गया समझ में? तो उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट हम कुछ बेसिक चीजों के ऊपर फोकस डालेंगे जो कि सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं नंबर 1, इसमें आता है रूटिंग। क्लियर? रूटिंग क्या मतलब क्या है? रूटिंग मतलब टू फिक्स द वे और path by which every task
every task is going to execute. Clear? To fix the way or path by which every task is going to execute. हर एक काम कौन से वे में सेट होगा, क्लियर, उसको हम क्या करेंगे, एक पूरा रूट बना लेंगे, इन जिसके वे में कि हम एग्जीक्यूट करेंगे। पहले हम प्लान करेंगे, पूरा रूट बना देंगे। इससे क्या होगा, रूट हम बनाने से क्या होता है कि देखो स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं, एक बोलते हैं हम रूट सीट, रूट सीट, और जिसको हम बोलते हैं डायग्राम। आपको मालूम है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रूट है कि सोचो, ये तो आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि वर्किंग प्लेस होता है बहुत ही बड़ा होता है कि नहीं, वेरी वास्ट। तो अगर कोई भी अगर वहां पे जाता है तो वहां पे गुम हो जाने की, मतलब याद ना रहने की, ऐसा का जो है प्रॉब्लम्स रहता है। तो वो लोग क्या करेंगे साइंटिफिक वे में, मतलब हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को समझा दिया जाएगा कि आपका काम कहां पे है, फिक्स द वे और पथ बाय विच यू कैन कंप्लीट योर टास्क। कि आप अगर आए, आपको कहां पे जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, बस ये डिपार्टमेंट जाने के लिए ये वे में जाए, वो वे में जाए, ताकि आप जो अननेसेसरी घूमते घूमते जो टाइम वेस्ट होता है वो आपका बच जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि हम देखते हैं, कोई भी अगर आप कॉलेज में जाते हो, है कि नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, कोई भी बड़े बड़े कंपनी में जाते हो, तो वहां पे आपका क्या होता है, देखो एक रूट मैप होता है कि नहीं, एक रूट मैप होता है जहां पे कि उन लोगों का सारा इंफॉर्मेशन रहता है कि आप अभी यहां पे हो, आपको अगर ये डिपार्टमेंट जाना तो इधर जाओ, ये टॉप फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। क्यों रहता है, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वेस्ट ना हो, एनर्जी एफर्ट वेस्ट ना हो। आपको जहां पे काम है आप इमीडिएटली जाके अपना काम कर लो, आपका टाइम एनर्जी एफर्ट सब कुछ बच गया, है कि नहीं। और दूसरा, आप जो अननेसेसरी मूवमेंट करके जो दूसरों को परेशान करवाओगे, है कि नहीं, कि सोचो आपको डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में जाना है, वो फर्स्ट फ्लोर में, आप ग्राउंड फ्लोर में जाके सबको पूछ रहे हो कि ये कहां है, ये कहां है, आप गए, आपका एनर्जी वेस्ट, उन लोग से पूछा, उन लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो ये सब कम करना बहुत ही जरूरी है, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टास्क सेटिंग, है कि नहीं, कि रूट फिक्स कर दो, क्लियर, रूट बना लो कि कौन सा काम, कौन सा चीज कहां पे है, हर किसी को पता चल जाए, ताकि जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, अननेसेसरी मूवमेंट होता है, वो सब बच जाए। क्लियर, ठीक है ना, आगे समझ में। नेक्स्ट, रूटिंग के बाद और एक चीज को यहां पे शेड्यूल हम देखते हैं, फिक्स मतलब शेड्यूल। क्लियर, शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, शेड्यूलिंग में तो प्रिपेयर ए मास्टर शेड्यूल, क्लियर, फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, द प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, प्रिपेयर टाइम टेबल for every work, for every worker। मतलब देखो यहां पे कि हमें जैसे पता है कि साइंटिफिक वे में जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बेहतर दो चीज होता है, जो कि है काम होता है, और कौन वो करता है, वर्कर करता है। ये दो जन ही इन्वॉल्वमेंट रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो वो दो को आप शेड्यूल बना लो, टाइम टेबल बना लो कि कौन से टाइम पे क्या करना है। 8 बजे आप एंट्री हुए, एंट्री होने के बाद आप इमीडिएटली ये करना है, आपको टाइम टेबल आपको पता है ना कि कौन सा टाइम पे क्या करना है, पूरा रूटीन फिक्स हो गया, एंड शेड्यूल भी हो गया, फिक्स हो गया टाइम, कौन से टाइम पे क्या करना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि आपको कौन सा काम कभी करना है, क्लियर, और वो आपको फॉलो अप करेंगे, क्लियर, जो कि है नेक्स्ट पॉइंट। तो ये क्या हो गया कि एवरी वर्कर एंड एवरी वर्क कौन सा टाइम पे कब होगा वो डिटरमाइंड है, फिक्स्ड है कि नहीं, जो कि आपको पता है। टाइम टेबल अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो क्या है कि ये टाइम पे ये क्लास होगा, ये जगह पे, बस वही, ये टाइम पे आपको आना है, ये जगह पे जाके ये काम करना है, ये टाइम को आपको ये काम फिनिश करना है, ये चीज को उसको सरेंडर करना है, बस हो गया ना। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय को भी लगेगा, वर्कर को भी लगेगा, नहीं हम इधर उधर ऐसा काम नहीं कर सकते, है कि नहीं, क्योंकि हमारा टाइम टेबल फिक्स्ड है। अगर टाइम टेबल इधर उधर हो गया तो आपको सुनना पड़ेगा, आपका सैलरी कट हो सकता है, और आपको सुपरवाइजर से थोड़ी दान भी पड़ सकती है, और आपका काम भी अच्छे से नहीं होगा। और ताकि हमको ये भी पता है, हम जो कि दूसरे पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि योर एवरी मींस आइडियल टाइम को आपको काउंट किया जाएगा, आप कितना प्रोडक्शन किए, कितना आउटपुट बनाए, उसको भी मेजर किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। तो एवरी वर्कर शुड नॉट वांट दैट आई वेस्ट माय ओन टाइम, बिकॉज आई नो दैट व्हाट टाइम आई स्पेंड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द मैटर, the matter is how much I produce, how effectively I use my time, that is matter। so अगर टाइम टेबल फिक्स करोगे तो ही काम अच्छे से होगा, नहीं तो काम अच्छे से नहीं होगा, क्लियर। देन द थर्ड पॉइंट जो है वो हम फोकस करते हैं कहां पे, कि जो कि है डिस्पैच,
ओके, डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग मतलब वी नीड टू डिस्पैच, ओके, डिस्पैच टूल्स, ओके, टूल्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, क्लियर, इक्विपमेंट्स, materials quickly and efficiently, quickly and efficiently according to plan for quick execution, ठीक है ना। डिस्पैच, आपको पता है कि सोचो कि एक एम्प्लॉय आ गया 8 बजे आ गया, उसका काम है 8 बजे, वो आ गया 8 बजे, ठीक है, तो उसका काम है, उसको पता है कि 8 बजे तो 8:30 to 9:30 उसको एक काम करना है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद वो दूसरा जाएगा, तो 8:30 9:30 के बाद उसको दूसरा डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना है। तो 8:30 हो गया, तो उसको वो टाइम पे उसका जितना भी टूल्स है, टूल मतलब जो कि इक्विपमेंट है, टूल है, मटेरियल, जितने को भी वो यूज करेगा, रॉ मटेरियल हो और कुछ भी, तो यहां पे क्या होता है कि और एक जो डिपार्टमेंट है, जो स्टोर्स डिपार्टमेंट, वहां पे क्या होता है कि उन लोग को अच्छे से डिस्पैच नहीं किया जाता है। डिस्पैच मतलब देना, आप जिसको जो काम, जैसे कि मैंने बोला आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, अगर पावर नहीं मिला तो काम नहीं कर पाओगे, आपको टास्क मिल गया, रूट मिल गया, शेड्यूल मिल गया कि ये काम ये करना है, बट वो काम करने के लिए जो टूल चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो तो मिले तो हम तो काम शुरू करें, तो वो जो डिस्पैच है ना, वो भी वहां पे भी लेट हो जाता है। तो टेलर ने सजेस्ट किया कि इसको भी हमें फोकस में डालना है कि जो डिस्पैच में जो लेट होता है ना, वो नहीं, क्विकली एफिशिएंटली, जिसको जितना जो चाहिए उसको उतना तभी दे दो, ताकि हमारा जो क्विक एग्जीक्यूशन हो पाए। क्लियर, आगे समझ में। एंड देन द फाइनल वन है फॉलो अप, ओके, फॉलो अप, फॉलो अप मतलब टू सुपरवाइज, टू मॉनिटर, सुपरवाइज, मॉनिटर ईच साइंटिफिक टास्क सेटिंग, जितने भी टास्क सेट हुए हैं सब काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, सुपरवाइज करो, मॉनिटर करो, ऑल साइंटिफिक टास्क सेटिंग, जितने भी हमने टास्क सारे के सारे सेटअप किए हैं वो सारे के सारे हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो देखो, क्योंकि खाली फोकट का मतलब क्या है कि प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है, वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं उसको देखना पड़ता है, ताकि हम कंट्रोल भी कर पाए, ठीक है, क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं फॉलोअप। तो साइंटिफिक टास्क सेटिंग में ये बेसिकली ये जो 4 चीज आता है कि है रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप, ओके, क्लियर। देन उसके बाद हम देखते हैं अपना जो है सेकंड पॉइंट, क्लियर, क्या है सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट है अपना स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। द सेकंड टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो है ना आप एस भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो यहां पे क्या होता है कि टेलर सजेस्ट, ओके, टेलर सजेस्ट, ये वर्ड को आपको सभी जगह पे यूज करना है, टेलर सजेस्ट, क्योंकि ये सारा का सारा टेलर का ही सजेशन है, ठीक है। टेलर सजेस्ट दैट, व्हाट सजेस्ट, कि एवरी टास्क मटेरियल, every task, material, skill of workers, or every task, material, responsibility और ड्यूटी, जिसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, ठीक है नहीं, एवरी टास्क, मटेरियल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विपमेंट, ओके, इक्विपमेंट्स, टूल्स, मेथड्स, ओके, methods were of standard quality, quantity, size, shape and color। तो टेलर सजेस्ट क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है, जितना भी काम होता है, ठीक है, सब रिलेटिंग टू आवर रिसोर्सेस, जो कि है टास्क, मटेरियल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विपमेंट, टूल, मेथड, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का, स्टैंडर्ड ब्रांड का, अच्छा क्वालिटी, अच्छा आउटपुट, अच्छा क्वांटिटी,
क्वांटिटी, साइज, शेप, कलर, एवरीथिंग। सोचो कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, एक आ रहा है, एक का शेप अलग है, दूसरे का शेप और एक कुछ टाइप का है, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एक कुछ स्क्वायर होगा, ठीक है, और किसी का कलर पूरा डार्क रेड है, किसी का कलर लाइट रेड है। तो इसमें क्या होगा? इट्स सो दैट योर प्रोडक्शन इज नॉट क्वालिटेटिव। इसको लोग पसंद नहीं करेंगे, तो वो नहीं होना। तो स्टैंडर्ड हमें फिक्स करना है कि जो भी काम हो स्टैंडर्ड वे में काम हो, ठीक है। वेदर इट इज रॉ मटेरियल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विपमेंट, मेथड, एवरीथिंग, वट एवर यू शुड टेक, क्लियर, दोज मस्ट मेंटेन्ड इन ए स्टैंडर्ड वे, ताकि अपना काम भी स्टैंडर्ड वे में हो पाए, ठीक है, क्लियर। तो ये करने से क्या होगा कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, है कि नहीं। विथ प्रोड्यूसिंग वी प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट विथ इन ए बेस्ट साइज, शेप, कलर, क्वांटिटी, है कि नहीं। और स्टैंडर्ड फिक्स करने से क्या होगा, जो कि ये अननेसेसरी, क्लियर, इससे क्या होगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट, द फीचर्स, क्लियर, द बेनिफिट्स ऑफ दैट इज बेस्ट क्वालिटी, ओके, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, नो वेस्टेज, नो डैमेज। क्योंकि सोचो कि अगर आपको एक चीज प्रोडक्शन करने के लिए अगर हम कुछ लो क्वांटिटी, लो क्वालिटी का एक रॉ मटेरियल दे दें, तो उससे कैसा आउटपुट आएगा? डेफिनेटली लो क्वालिटी का, डैमेज आएंगे बहुत सारे। क्योंकि अगर वो जो खराब रॉ मटेरियल्स को अगर आप मशीन में डालोगे तो वो सारे के सारे टूट जाएंगे, क्लियर, और बिखर जाएंगे, और कुछ डैमेज हो जाएगा। जब आउटपुट आएगा तभी वो उसमें भी डैमेज आ जाएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन रॉ मटेरियल, टूल्स, टेक्निक्स एंड द मैन। तो वो सारे चीजों को अगर आप स्टैंडर्ड कर लो ना, तो आपको डेफिनेटली द आउटपुट है जो एंड रिजल्ट, वो भी आपको डेफिनेटली बहुत बेहतरीन मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये है उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन का मेथड कि वी शुड, ओके, तो वी द मेन फोकस इज ऑन टू मेंटेन standard for everything, maintain standard for everything, okay, clear है कि नहीं। इसमें और एक आपको भी ऐड करना है कि इससे क्या होता है, जो स्टैंडर्डाइज हम अगर फिल करते हैं तो इससे क्या होता है कि इट इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब किसका ले लो, परफॉर्मेंस मतलब मटेरियल का हो और टूल्स का हो और मशीन का हो और नहीं तो वर्कर का हो, हर किसी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है अगर हम काम को स्टैंडर्ड वे में करते हैं, ओके, क्लियर। ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट आता है कि सिंप्लीफिकेशन, क्लियर। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? Simplification means no complexity in the work and working condition. Okay, we should provide and follow simple strategy path to execute our task, है कि नहीं। सिंप्लीफिकेशन मीन्स नो कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्क एंड वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन मतलब जैसे कि आपको देखा होगा कि एक मशीन है वो 4 काम करता है, एक मशीन 4 काम, वो बेहतर नहीं है, क्योंकि हियर वी लूज। अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो वी लूज द स्पेशलाइजेशन। जैसे कि आपको हम बोलेंगे कि एक आदमी है वो सब काम कर सकता है, बट उसमें हम कर सकते हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्पेशलाइज नहीं आएगा। हमें स्पेशलाइज चाहिए, क्लियर, जो कि हम बोलते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा। जो वर्कर जो काम जानता है उसको वही काम दो, बस वही काम दो। जो मशीन जो काम बेहतर करता है उसको वही काम करवाओ। जो एरिया में जो काम होता है उसमें वही काम करवाओ, सिंपल वे में काम कराओ। ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक टाइम पे आपको 4 काम दे दिए, नहीं, कोई फायदा नहीं। एक टाइम पे एक काम दो, एक खत्म हुआ, फिर दूसरा दो, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर ऐसा आप करोगे तो कंफ्यूजन में क्या होगा, अगर सिंप्लीफाई नहीं होगा, योर माइंड, योर वर्किंग कंडीशन,
clear, get confused, get complex, and it will definitely cease to the work, cease to the mental ability of the worker, cease to the efficiency, cease to the performance of the machine. क्लियर? तो कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करना है हमें, ठीक है? वी शुड क्लियर फोकस ऑन सिंपल टास्क, सिंपली कंडक्शन ऑफ द एक्टिविटीज, सिंपल वर्किंग कंडीशन, सिंपल टास्क एंड सिंपल वे में हर कोई काम होगा. नो कॉम्प्लेक्सिटी, नो मल्टीप्लीकेशन, क्लियर? मल्टीपल वे में नहीं करना है, एक एक काम को एक एक बार में करना है ताकि हर एक काम बेस्ट वे में हो पाए. ठीक है? ओके है कि नहीं? तो इससे क्या होगा कि जो काम, जिसको जो काम बेहतर आता है वो स्पेशलाइज्ड टास्क हमें मिलेगा. इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ दिस इज वी गेट स्पेशलाइजेशन. We get specialized task and output. है कि नहीं? क्लियर? आपको जैसे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम फॉलो करते हैं एक लाइन प्रोडक्शन. हम बोलते हैं ना लाइन प्रोडक्शन में काम करो. लाइन प्रोडक्शन उसका मतलब क्या है कि लाइन में काम करो. सोचो कि सोचो कि ऐसा डस्टर बनाना है, ठीक है? इसमें क्या क्या आता है? इसमें तो पहले शेप प्लास्टिक यूज होता है, फिर रबर यूज होता है कि नहीं? और फिर उसको शेप देना पड़ता है, फिर इन दोनों को चिपकाना पड़ता है. तो एक ही जन का हम काम देंगे तो तुम क्या करोगे? एक एक ऐसा डस्टर बनाओगे तो उससे क्या होगा? ये हो गया कॉम्प्लेक्स वर्क हो गया. मतलब मुझे को ये प्लास्टिक को सेट करना है, कट करवाना है, डिजाइन करना है, फिर ये रबर को करना है, फिर उसको चिपकाना है, फिर रखना है. एक ही काम मैं ही करूंगा. इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वर्क. मैं सोचो कि मैं जो प्लास्टिक डिजाइन बहुत अच्छा करता हूं, बट ये जो रबर को डिजाइन करना मुझे नहीं आता है, उसको चिपकाना नहीं आता है, तो मुझे बोल दिया वो सारे काम करने के लिए, तो प्लास्टिक तो शेप का अच्छा हो गया, बट ये जो रबर और उसका जो है जो चिपकाना, जो स्टिकिंग, वो अच्छे से नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट गया अब मतलब चीप क्वालिटी का हो गया. तो क्या करना है? कॉम्प्लेक्स हो गया, मुझे नहीं आता है, मैं जबरदस्ती क्या नहीं हुआ. मुझे क्या करना है? लाइन प्रोडक्शन में होता है. हर एक डिपार्टमेंट में आप देखो कि लाइन वे में, लाइन मतलब ग्रुप में काम करो. प्लास्टिक डिजाइन मतलब एक डिपार्टमेंट में ओनली प्लास्टिक ही काटेंगे, प्लास्टिक को ही अगर काटेंगे, वो डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं सब प्लास्टिक कटिंग में बहुत बेहतरीन है. वो बहुत बेहतरीन साइज वे में, डिजाइन वे में प्लास्टिक कट करते हैं. बस लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक जगह पे एक ही काम होगा, एक टाइम पे एक ही काम होगा. बस प्लास्टिक कट हो गया, बस वो पूरा का पूरा प्लास्टिक फिर दूसरे स्टेज पे भेज दो जहां पे क्या होगा? रबर कटिंग होता है. बस ये जो रबर कटिंग होता है पूरा सारा का सारा रबिंग, बाकी नेक्स्ट स्टेज में उसको चिपकाओ. बस इसमें क्या होगा? बेस्ट वे में काम होगा, सिंपल वे में काम होगा और बेहतरीन काम मिलेगा. ठीक है? दैट व्हाट टेलर सजेस्ट कि सिंपल वे में हमें काम करवाना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करवाना है. कॉम्प्लेक्स करने से आपके माइंड में भी अननेसेसरी क्या होगा कि कंफ्यूजन आएगा कि क्या करें, क्या ना करें, कब करें. ठीक है? मशीन भी कंफ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो उससे बेहतर है सिंपल वे में काम करो. ज्यादा प्रेशर नहीं, ज्यादा वर्कलोड नहीं, सिंपल वे में एक एक काम करवाओ. ठीक है? ओके, सही है? आगे समझ में? सेकंड पॉइंट. देन उसके बाद है जो थर्ड पॉइंट. क्या है थर्ड पॉइंट? द थर्ड पॉइंट इज अबाउट टाइम स्टडी. क्लियर? टाइम स्टडी. सो टाइम स्टडी मीन्स इट मीन्स टू स्टडी द टाइम फॉर everything. Time for everything which include क्या होता है कि time required to set a task, to perform a task, time required to complete a job or piece और यूनिट. एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है कि नहीं? क्लियर? आ रहा ना समझ में? टाइम रिक्वायर्ड टू हो गया, टू सेट ए टास्क, परफॉर्म ए टास्क, कंप्लीट इट, बस इतना. ठीक है ना? तो टाइम स्टडी मतलब you have to decide in advance what time we need, clear, or organization need to set a task
टास्क को सेट करने के लिए, प्लान करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए, इसको कंप्लीट करने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए। मतलब ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा काम कितना टाइम में होगा, कितना टाइम चाहिए, वो सारे चीजों को हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, उसके बारे में एनालाइज करेंगे। स्टडी मतलब यू एनालाइज, क्लियर, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। इट मीन्स टू स्टडी द टाइम मीन्स to record, to analyze time required for everything. Everything means to setting a task, to perform a task, to complete a or to produce a particular unit of item. Clear? So that what happen in such a way, the unrequired, in this way the unproductive time, ideal time, clear, unproductive, ideal time, ठीक है, रेस्ट पॉज, दैट दोज आर डिसाइड, वो डिसाइड हो जाएगा, डिसाइडेड, सॉरी ये क्या होगा, डिसाइड नहीं, एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर? अगर हम टाइम स्टडी करेंगे तो क्या होता है कि हमें पता चल गया कि एक काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो अगर आप कोई अगर वर्कर बोलेगा कि सर ये हमें पता है कि एक पीस करने के लिए हमें चाहिए 1 घंटा, उसको लगा 1.5 घंटा, वो हम बोल सकते हैं कि 1.5 घंटा तुमको क्यों लगा, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, नो मैटर। क्लियर? वी शुड फिक्स द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए टास्क, नॉट फॉर मींस वो जो टाइम हर एक के लिए कोई सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड वर्कर है कि नहीं, सेमी स्किल्ड है और बाकी अनस्किल्ड भी है। तो हमें क्या करना है, हर एक के लिए, स्किल्ड के लिए 1 आवर, इसके लिए 1.3, 1.5, क्लियर, और इसके लिए 2 आवर। क्लियर? हमने फिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल इज टाइम स्टडी। हमने स्टडी कर दिया, तो उससे ज्यादा हो गया तो उसके बाद हम उनको बोलेंगे, बट इतने तक नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो अनप्रोडक्टिव टाइम रहता है, अनप्रोडक्टिव मतलब अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट होता है वो हो गया खराब। आइडियल टाइम भी हमारा जो डिलीट हो गया, और जो कि अननेसेसरी रेस्ट पॉज, मतलब सोचो कि हम फैटिग स्टडी में देखेंगे कि एक काम करने के बाद आपको 5 मिनट का अगर ब्रेक देते हैं तो फिर आप री एनर्जाइज हो जाते हो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट काम कर सकते हो। बट आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक काम करने के बाद आप ले जाते हो पूरा 5 मिनट के बदले में आप ले जाते हो पूरा आधा घंटे का ब्रेक, दैट इज कॉल्ड टाइम वेस्टेज। तो टाइम स्टडी उसका मेन फोकस क्या रहता है, द टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन, इज टू फिक्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग एंड टू सेव टाइम, ओके, टाइम को सेव करना है, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड खास करके वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि हर दिन 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम होता है। क्लियर? बट वो 8 घंटे प्रोडक्टिव काम नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? अननेसेसरी घूमते घूमते खाली फोकट का काम करके वो पूरा टाइम पास हो जाता है। क्लियर? तो उसको हमें स्टडी करना है, फिक्स करना है। इससे क्या होगा, व्हाट बेनिफिट वी गेट द बेनिफिट लाइक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए जॉब। स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर दिया कि एक काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए हमें, ठीक है। टू फिक्स द वेजेस फॉर जॉब, वेजेस भी हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि एज वी नो हम टाइमिंग के हिसाब से फिक्स करेंगे। तो सोचो कि एक एम्प्लॉय 1 घंटे में अगर वो एक आउटपुट प्रोड्यूस कर पाया, ठीक है, तो हमें पता चल गया ये 8 घंटा काम करेगा, तो डेफिनेटली ये 8 पीस प्रोड्यूस करेगा, इसके हिसाब से हम उसको वेजेस देंगे, है कि नहीं? क्लियर? डिले इन मैन्युफैक्चर, जो अननेसेसरी जो डिले होता है बिकॉज ऑफ अनप्रोडक्टिव टाइम, बिकॉज ऑफ रेस्ट पॉज, बिकॉज ऑफ द आइडियल टाइम जो कि एम्प्लॉयज मतलब जो वर्कर्स यूज करते हैं, वो सब एलिमिनेट हो गया, जिससे क्या हो गया, प्रोडक्टिव वे में काम हो गया, ठीक है कि नहीं? एंड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन पूरा फ्लो में चलेगा, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट होता है तो क्या होता है कि सोचो कि एक प्रोसेस में काम खत्म हुआ, फिर वो प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 3, सॉरी 1 to 2, then 3, then 4, then 5 वैसे चलेगा। तो सोचो कि प्रोसेस 1 में काम कंप्लीट हो गया, फिर प्रोसेस 1 से 2 में जाने के लिए 10 मिनट लगता है, जो ट्रॉली में और जहां पे आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन में, फिल्म में वगैरह में, कि एक जगह पे काम कंप्लीट हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है बाई डिफरेंट मशीन्स। तो सोचो कि वो टाइम में हमें लगता है 15 मिनट, बट यहाँ पे क्या हो गया,
फ्लो प्रोडक्शन ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्शन में जो काम, जो जिसका काम है ट्रांसपोर्ट करवाना, वो लोग आ गए हैं रेस्ट में। 15 मिनट का काम के लिए वो लगा दिया आधा घंटा, तो 15 मिनट हो गया वेस्ट। तो प्रोसेस 1 to 2 में 15 वेस्ट, 2 to 3 15 वेस्ट, 3 to 4 15 मिनट। ऐसा अगर 15-15 देखेंगे तो एक दिन में हमारा 2 से 3 घंटा बर्बाद हो गया। तो वही सब चीजों को हमें कंट्रोल करना है। इसके लिए वो बोले कि टाइम, मतलब टेलर ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टाइम है ना बहुत ही वेस्ट होता है, टाइम पूरा का पूरा बर्बाद किया जाता है। बस उसके लिए हमने बोल दिया कि टाइम स्टडी करो बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। और है स्टॉप वॉच, मतलब ये जो सारे के सारे चीजें हम कैसे नापेंगे? बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। दैट इज इंपॉर्टेंट कि वी सेट, और वी जिसने बोला कि रिकॉर्ड टाइम बाय स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच यूज करके हम टाइम को स्टडी करेंगे, टाइम को रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सा काम कभी हो रहा है, कितना टाइम में हो रहा है। ओके, क्लियर? आगे समझ में? सही है। नेक्स्ट, द फोर्थ वन, व्हाट इज दैट? द फोर्थ वन इज फैटिग स्टडी। ओके, फैटिग स्टडी ये क्या है? देखो स्टूडेंट, सिंपल है। फैटिग मीन्स टू स्टडी द टायर्डनेस, to study the tiredness of a worker and what rest, pause, or what we call break. Okay, what rest, pause, break should be given to them to re-energize. Clear? After a proper rest pause, again, clear? Again the task is resumed. ठीक है नहीं? तो ये देखो स्टूडेंट्स, एक मतलब दैट इज डेफिनेटली ए ट्रू थिंग कि देखो आपको भी अगर कंसिस्टेंटली अगर आपको एक काम करने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा? आफ्टर डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क इन कंसिस्टेंटली इन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट यू फील वेरी टायर्ड, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। आपको माइंड मतलब दिमाग में पेन हो जाएगा, है कि नहीं? दिमाग मतलब सड़ने लगेगा, आपके आईज में पेन होंगे, आपके बॉडी में पेन होंगे। तो उससे क्या होगा? when you are mentally and physically tired, what science say when your body is feel tiredness, that means your energy is very low, and at that time if you are forcefully going to do something, what is the result? And the result is you get nothing, or whatever you get that is below your standard, below quality, and what is damaged, clear, unproductive, wo definitely we get the result that is unproductive, clear, or that is what we get is not worthy for us. तो बेहतर है, उससे क्या होगा कि देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, अगर उससे जबरदस्ती आप काम करवाओगे तो होगा क्या कि वो मटेरियल यूज करेगा, मटेरियल यूज हुआ, टाइम यूज हुआ, एफर्ट यूज हुआ, मशीन यूज हुआ, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज लगे, बट एवरीथिंग इन कंट्रोल बाय द वर्कर, वो कंट्रोल करे, उसका दिमाग से काम नहीं करे, वो सब गड़बड़ इधर उधर कर देगा, सब कुछ वेस्ट हो गया, उसका दिमाग भी मतलब उसका बॉडी भी खराब हो गया, प्रेशराइज हो गया। और उसके बाद ये जो 5 मिनट 10 मिनट ये जो हमने बोला है कि रेस्ट पे, अगर हम उसको 15 मिनट का रेस्ट दे देते तो बढ़िया था। ये जो 15 मिनट हमने वेस्ट किया, नहीं दिया, उसके बदले में हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज खराब हो गए, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वो एम्प्लॉय भी 1-2 दिन तक वो उसका दिमाग मतलब उसका तबीयत और खराब हो जाएगा, 2-3 दिन का पूरा छुट्टी ले जाएगा वो। तो उससे बेहतर है क्या कि फैटिग स्टडी मींस टू स्टडी द टायर्डनेस ऑफ वर्कर एंड व्हाट रेस्पॉन्स ब्रेक शुड बी गिवन टू देम टू रीएनर्जाइज देम। ओके, तो फैटिग स्टडी करने से, फैटिग मतलब टू स्टडी द टायर्डनेस ऑफ ए वर्कर एंड व्हाट रेस्पॉन्स, व्हाट ब्रेक, इंटरवल ब्रेक वी शुड गिवन टू देम सो दैट दे कैन रीएनर्जाइज, उनके बॉडी में फिर से रीएनर्जी हो जाएगा, उसके बाद हम उसको काम करेंगे, ठीक है। तो फैटिग स्टडी करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या कि इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ऑब्वियसली
आपका मतलब बॉडी का है 1 घंटा काम किए, फिर 10 मिनट रेस्ट लिए, उसके बाद आपका फिर एनर्जाइज हो गए, फिर उसके बाद काम किए, बेहतर होगा। तो ये जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का जो ब्रेक है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड। तो वी शुड स्टडी दैट। एंड कौन से एम्प्लॉय को कितना टाइम का रेस्ट चाहिए, कभी चाहिए, उसको अगर हम दे देंगे तो वो भी खुश, उनका बॉडी भी खुश, माइंड भी, मेंटली भी दे थिंक कि चलो रेस्ट ये अपने आप अपने हिसाब से दे रहे हैं कि हमें लेना, हमें मतलब अगर आपको कोई अपने हिसाब से अगर रेस्ट दे तो आपको क्या लगेगा कि चलो हमें कोई मतलब चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, चीट करके टाइम चुराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मिल रहा है टाइम। ओके, और उससे क्या होगा, एफिशिएंटली वर्क होगा। इट विल आल्सो सेव आवर टाइम रिसोर्सेस जो कि वेस्ट हो जाते है कि नहीं। और क्या होता है, इट टेल हाउ लॉन्ग ए वर्कर कैन वर्क, अकॉर्डिंगली वी कैन सेट द रेस्ट पॉज गिवन टू देम। ताकि क्या है, जो आइडियल टाइम हो जाता है, हमें पता है कि ये वर्कर को 15 मिनट चाहिए, बट वो आधा घंटा ले जाता था, अभी हमने स्टडी किया 15 मिनट चाहिए तो आधा घंटा क्यों ले, हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, इट प्रोवाइड ए चेक ऑन हेल्दी। और क्या होता है कि हेल्दी वो जो वर्कर का हेल्थनेस भी बढ़ता है, क्योंकि अगर हम टाइटनेस के साथ काम करेंगे तो अपना बॉडी पूरा खराब होता जाएगा, बट रीएनर्जाइज होकर काम करेंगे तो अपना हेल्थ भी इंप्रूव होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, और यहां पे और एक चल रहे हैं कि ये जो फटीग स्टडी के लिए द वर्किंग कंडीशन in an organization is to be improved। क्योंकि इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ जो फैटिक के लिए कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है, जो वर्किंग कंडीशन। चलो क्या है कि वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, हवा नहीं चल रहा है कि नहीं, गर्मी लग रही है और ज्यादा ठंडी है, और नहीं तो फ्लोर साफ नहीं है, गंदा है, क्लियर, जो लेबोरेटरी मतलब जो टॉयलेट है वो साफ सुथरा नहीं है, ठीक है, पानी अच्छा नहीं है, क्लियर, सेफ वाटर नहीं है, खाने का चीज अच्छा नहीं है। तो ये सब के वजह से भी हमारा टाइटनेस हो जाता है। तो ये चीजों को भी अच्छे से मॉनिटर करने के लिए सजेस्ट करते हैं टेलर। ओके, दैट इज वी कॉल द फैटिग स्टडी। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 4 के बाद 5th वन इज, टाइम हो गया, फैटिग हो गया, फैटिग के बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो कि मोशन स्टडी, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से बनाना है। ठीक है, मोशन स्टडी, मोशन मतलब यह भी मोशन स्टडी मतलब टू वेरी सिंपल, स्टडी एंड एनालाइजिंग डिफरेंट मूवमेंट ऑफ, क्लियर, स्टडी एंड एनालाइज द मूवमेंट ऑफ एवरीथिंग, और वी कैन से every resources here that are used in organization। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज यूज होते हैं सारे के मूवमेंट के चेक करो, मूवमेंट को चेक करो। मूवमेंट मतलब देखो, मूवमेंट मतलब जो कि हम मूव करते हैं, क्लियर, मूवमेंट मतलब हम जो जाते हैं इधर उधर। तो क्या होता है कि एम्प्लॉयज होते हैं अननेसेसरी मूव करते हैं, यहां उधर 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 पूरा का पूरा, जैसे मैंने बोला था पिछले क्लास में एग्जांपल में, आपको काम है डिपार्टमेंट 1 और 2 में, तो आप 1 और 2 में ही जाना है, बट एम्प्लॉयज क्या करते हैं 1 2 के साथ 3 में 4 में 5 में 6 में पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन घूम के आ जाता है एक दिन में। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, अनप्रोडक्टिव, अननेसेसरी, क्लियर। उससे क्या होता है, अननेसेसरी उसका टाइम वेस्ट हो गया, क्लियर। और क्या होता है, अननेसेसरी मूवमेंट हो गए, एनर्जी टाइम खराब हुआ, दूसरे लोग भी अननेसेसरी क्या हो गए, मतलब आप अगर आप डिपार्टमेंट 3 के पास गए, 3 के पास आपका फ्रेंड है, आप उसके पास बतियाए, आप उन लोग के साथ बात किए, बात करने से आपका तो टाइम गया, उसका भी जो टाइम आपके वे में एंगेज हो गया वो भी अनप्रोडक्टिव हो गया। तो ये जो होता है कि अननेसेसरी हम जो मूवमेंट करते हैं, क्लियर, इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और व्हाट, मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेस मतलब मैंने जैसे बोला कि मूवमेंट ऑफ machines, tools, okay, workers are properly analyzed and fixed their movement, हम उसको स्टडी करेंगे और उसको फिक्स करेंगे कि कौन सा मशीन कहां रहेगा, अननेसेसरी उसको इधर उधर मूवमेंट मत करो। टूल मतलब सोचो कि एक टूल है, एक हैमर है, हैमर को हमें पता है कि हैमर 1 और 2 डिपार्टमेंट में ही रहना चाहिए एवरी टाइम, क्लियर, और 3 4 5 में हैमर की कोई जरूरत नहीं है।
बट हम देखेंगे जो हैमर है ना, हैमर 1 और 2 छोड़ के ये जाके है किधर पे, ये है 5 प्रोसेस में, वहां पे उसको तो जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी मूवमेंट क्या है इधर से इधर, दैट इज वी कॉल अननेसेसरी। क्लियर, अननेसेसरी, अनप्रोडक्टिव, क्यों गया, नहीं जाना चाहिए। तो द अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मशीन्स, टूल्स, वर्कर जो इधर उधर अपने अपने हिसाब से हाँ घूम रहे हैं, वो सारे चीजों को भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसलिए टेलर ने सजेस्ट किया कि वी शुड स्टडी द मूवमेंट ऑफ ईच एंड एवरी रिसोर्सेस, मटेरियल, टूल्स, टेक्निक्स, वर्कर्स, so that the unproductive, clear, the unproductive, the ideal, the movement of everything is get eliminated, by which we can save our time, effort, energy, cost. और वही टाइम, वही एनर्जी, वही एफर्ट हम कुछ अच्छे ज्यादा भले काम के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आ गया ना समझ में, फिफ्थ पॉइंट। तो उसका एडवांटेज क्या है, मोशन स्टडी करने से क्या होता है, इट सेव द टाइम एंड एनर्जी ऑफ वर्कर मोस्टली, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी मूवमेंट करोगे, कि सोचो कि आपको एक किलोमीटर जाना है, क्लियर, 1 किलोमीटर यहां से यहां तक जाना है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, बट आप जा रहे हैं कैसे, इधर घूम के, ये हो गया आपका 2 किलोमीटर, और नहीं तो आप जा रहे हैं वैसे घूम के, ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। ये जो है ना 4, ये जो है ना 2, ये अननेसेसरी है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, अननेसेसरी आप मूव करते हो इधर से उधर, उधर से उधर। मशीन का मैसेज मैंने जैसे बोला, टूल का जैसे बोला, इससे क्या होता है, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो ये 1 किलोमीटर में हो जाएगा, आपको एक एनर्जी में हो जाएगा, एक स्पेसिफाइड में, तो वो सारे चीजों को आप सेव कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बिकॉज वेरी रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर आप अननेसेसरी मूवमेंट करोगे तो फैटिग होगा, फैटिग होगा तो काम नहीं कर पाओगे, रेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो all the techniques are interlinked with each other, clear? So and it help the developing ideal, clear, sequence of motion, sequence of motion मतलब कौन सा काम किसके बाद करना है, sequence of motion is also important। मतलब प्रोसेस 1 के बाद में जाएंगे 2, 2 के बाद जाएंगे 3, 3 के बाद जाएंगे 4, 4 के बाद 5, 6, देन उसके बाद 7, देन उसके बाद 8, देन उसके बाद फिनिश। क्लियर, ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया फिनिश, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। हमने सेट कर दिया कि 1 के बाद 2, 2, 3, 4, 5 ऐसा। अब नहीं सर 1 के बाद 7 में आने की कोई जरूरत नहीं है, 3, 7 में आने की कोई जरूरत नहीं है, 4, 6 के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, तो द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट इज आल्सो फिक्स्ड, इट्स रिक्वायर क्विकर रेट ऑफ परफॉर्मेंस। यस, काम क्या होगा, क्विक वे में होगा, है कि नहीं, जो काम है वो क्विक वे में होगा, जो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ओके, क्लियर, एंड इट आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जैसे हमने देखा कि अनप्रोडक्टिविटी, डैमेज, वेस्टेज, मतलब कॉस्ट बढ़ गया, और हमारा फोकस तो ये रहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉस्ट को कम करवाना, बस मोशन स्टडी से हमारा वो भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। ओके, क्लियर, देन नेक्स्ट हम देखेंगे द सिक्स्थ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देते हैं द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ में क्या है, टाइम हो गया, फैटिग हो गया, मोशन हो गया, then next is the method study, that is the sixth one, method. Okay, method study, as this point suggests, method, method मतलब क्या है, method मतलब studying, study the method using for doing task. Clear, study the method using for doing every task. Clear, and discard the old, clear, old outdated technically unsound methods of production. क्लियर, ये सारे चीजों को क्या करना है, हमें स्टडी करना है, ताकि हम डिस्कार्ड करेंगे जो कि ओल्ड, अनडेटेड, टेक्निकली अनसाउंड मेथड जिससे हम काम करवाते थे, क्योंकि वो काम करने वाले से कोई भी फायदा हमें अभी आगे नहीं मिलने वाला है। तो वो चीजों को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ताकि क्या करें, टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। क्लियर, टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी मेथड
is very important. Clear? So we should select the best method available, with our standard. Clear? We should select the best method available with our standard. हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि अगर हमारा स्टैंडर्ड जितना है उससे बड़ा लाने की जरूरत नहीं है, उससे कम जरूरत नहीं है, जितना चाहिए बस उतना ही लाओ. ठीक है कि नहीं? सो इससे क्या होता है कि बेस्ट मेथड अवेलेबल विथ आवर स्टैंडर्ड. क्लियर? इट विल गिव द बेस्ट आउटपुट. क्लियर? बेस्ट मेथड यूज करने से आउटपुट भी हमारा सेफ, मतलब बेस्ट आउटपुट हमें मिलेगा. ओके? क्लियर? सो जैसे कि हमें पता लगा कि इसका बेसिक पर्पज है कि हम जो आइडियल, जो कि वेस्टफुल, जो कि ओल्ड आउटडेटेड मेथड यूज करते हैं, जिसमें कि कोई फायदा हमें नहीं मिलने वाला है, वो सारे चीजों को हटा दो. ठीक है? उसके बदले में आप यूज करो क्या? उसके बदले में आप यूज करो द अपग्रेडेड लेटेस्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. ठीक है? प्रोडक्ट मेथड, जिससे कि हमें बेस्ट वे में काम हो पाए, विथ लेस एफर्ट, विथ लेस टाइम, विथ लेस कॉस्ट, लो कॉस्ट. क्यों? क्योंकि आज के टेक्निकल वे में बहुत सारे ऐसे बहुत ही बढ़िया मेथड आ गए हैं, जिससे कि हम ये काम सब बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं. ठीक है? सो विथ दैट पर्टिकुलर कॉस्ट वी डिड नॉट टू यूज द आउटडेटेड, द ओल्ड मेथड्स. अगर वही कॉस्ट में अच्छा मिल रहा है तो बेटर टू यूज द बेस्ट वंस रेदर द ओल्ड वन एंड द आउटडेटेड वन. ओके? दैट इज द मेन फोकस ऑफ मेथड स्टडी. तो मेथड स्टडी से क्या होता है कि अगर हम मेथड स्टडी करेंगे तो जो अननेसेसरी, जो आउटडेटेड मेथड के वजह से जो प्रॉब्लम्स होते थे, हजार्स होते थे, डैमेज होते थे, ब्रेकडाउन होते थे, वो सारे के सारे कम हो जाएंगे. क्योंकि मेथड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट कॉज द अनप्रोडक्टिविटी. तो वो सारे एलिमिनेट हो गए. क्लियर? देन द स्कोप इज इंप्रूव्ड. स्कोप भी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस इज आल्सो इंप्रूव्ड, क्योंकि बेस्ट मेथड है तो बेस्ट वे में काम होगा. ओके? एंड न्यू एंड इंप्रूव्ड मेथड यूज करने से इट विल आल्सो प्रोवाइड अस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्योंकि कंपटीशन है वर्ल्ड में, ऑर्गेनाइजेशन में, अपने मार्केट में. तो कॉम्पिटिटिव अगर रहना है तो यू शुड डेवलप, यू शुड एडॉप्ट लेटेस्ट मेथड. क्लियर? ठीक है? नेक्स्ट, सेवेंथ वन इज डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम. डिफरेंशियल पीसवेज, इसका मतलब क्या है? डिफरेंशियल पीसवेज मतलब टेलर सजेस्ट दैट द सैलरी और वेजेस शुड नॉट बेस्ड अपॉन टाइम स्पेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. टाइम स्पेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम स्पेंड किए उसके हिसाब से आपके सैलरी को नहीं डिटरमाइन किया जाएगा. क्लियर? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है? इट विल लीड्स टू अनप्रोडक्टिव कॉस्ट इंक्रीमेंट. क्लियर? and it will create a sense of demotivation among skilled unskilled workers. क्लियर? आप देखो, अगर हम टाइम से देंगे तो देखो, एक स्किल्ड वर्कर भी 8 घंटे काम करेगा, एक अनस्किल्ड वर्कर भी 8 घंटे काम करेगा. एक स्किल्ड वर्कर को 10,000 मिलेगा, अनस्किल्ड वर्कर को भी 10,000 मिलेगा. वेयर स्किल्ड वर्कर इट प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी आउटपुट और 8 घंटे में उसमें हमें 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दिया. और जो अनस्किल्ड है वो 8 घंटा काम किया बट उसमें ओनली 50 क्वांटिटी आया, 150, और 50 में भी बहुत सारे रिजेक्टेड थे. तो इससे क्या होगा कि देखो, कॉस्ट इंक्रीमेंट हुआ, अननेसेसरी दोनों को 10,000 दिए, हमें मिला उतना नहीं मिला. इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ डिमोटिवेट करेगा. क्या कि सोचो कि मैं स्किल्ड हूं, अनस्किल्ड है,
मैं जितना काम करके मुझे 10,000 मिला, वो कुछ काम ना करके उसको 10,000 मिला, सो इट विल डिमोरलाइज मी कि नहीं ये सही नहीं है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी सही नहीं है, मतलब इसके हिसाब से नहीं देख रहे हैं। तो इट सजेस्ट कि वी शुड प्रोवाइड सैलरी वेजेस अकॉर्डिंग टू पीस वेज। डिफरेंशियल डिफरेंट मतलब क्या होगा कि वी फिक्स इन दिस, टेलर सजेस्ट हियर वी शुड फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे। क्लियर? उसके हिसाब से स्टैंडर्ड के सामने देंगे, स्टैंडर्ड फिक्स किए, स्टैंडर्ड के ऊपर जो प्रोडक्शन किया उसको नॉर्मल प्लस बेनिफिट बोनस, स्टैंडर्ड के नीचे जो आया उसको सैलरी कट, ठीक है। और क्या है, अकॉर्डिंग टू पीस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड क्वालिटी ऑफ पीस। स्किल्ड वर्कर डेफिनेटली अच्छा पीस प्रोडक्शन करेगा, उसको अच्छा मिलेगा, जो अनस्किल्ड है वो कम करेगा, उसको कम मिलेगा। तो ऐसा होगा क्या, इट विल सेव आवर कॉस्ट, जो अननेसेसरी हम जो देते थे वो सेव किया, और द सेंस ऑफ डिमोटिवेशन जो होता था वो भी हमने सेव कर लिया। कैसे कि स्किल्ड को पता है कि मैं अच्छा किया मुझे अच्छा मिला, और अनस्किल्ड को भी पता है कि मैंने खराब किया मुझे खराब मिला। तो इट विल मोटिवेट बोथ ऑफ देम, इट विल मोटिवेट द स्किल्ड वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर टू इंक्रीज हिज स्किल सो दैट टू गेट मोर, बिकॉज एवरी वर्कर डेफिनेटली वांट टू गेट मोर सैलरी। तो आपको पता है कि सैलरी इज लिंक्ड विद पीस, इफ आई प्रोड्यूस मोर आई विल गेट मोर, सो आप यू विल गेट मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर। एंड द अनस्किल्ड वर्कर, उसको भी पता है कि मेरा काम सही नहीं है इसलिए मुझे कम मिला, मुझे भी ज्यादा सैलरी चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे काम सीखना है और बढ़िया काम करना है ताकि मुझे भी बढ़िया सैलरी मिले। क्लियर? सो इट विल क्रिएट ए सेंस ऑफ, जो डिमोटिवेशन था ना वो भी हट गया। इक्वालिटी आपको आप मतलब हर एक एम्प्लॉय फील इक्वालिटी कि मुझे मेरे क्वालिटी, मुझे मेरे एफिशिएंसी, मुझे मेरे स्किल के हिसाब से मुझे अपना सैलरी मिला। इसमें क्या हो गया कि एम्प्लॉइज का भी बेटर है और एम्प्लॉयर का भी बेटर है, उसका जो कॉस्ट सेव हो गया, एनर्जी एफर्ट जो अननेसेसरी जो होता था वो सब भी सेव हो गया। ओके, क्लियर? आगे समझ में? नेक्स्ट देन द 8 पॉइंट देखेंगे, 9, 8 एंड 9 पॉइंट, ठीक है। बाकी 8 पॉइंट क्या है हमारा कि 8 पॉइंट है, 8, 9 दो है, जो एक है मेंटल रिवोल्यूशन और दूसरा है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मेंटल रिवोल्यूशन, देख लेते हैं, ठीक है। मेंटल रिवोल्यूशन, मेंटल रिवोल्यूशन मींस इट, क्लियर? टेलर सजेस्ट करते हैं वी शुड स्टडी द माइंड, क्लियर? वी शुड स्टडी द माइंड, एटीट्यूड, behavior of employees or workers, clear? To improve it, clear? To motivate them, to realize them the value of cooperative efforts and the demerits of self-centered individualism. क्लियर? आगे समझ में? तो मेंटल इवोल्यूशन मतलब क्या है कि टेलर सजेस्ट कि हम ईच एंड एवरी एम्प्लॉय एंड वर्कर, मतलब बोथ मैनेजमेंट टीम, क्लियर? मैनेजमेंट टीम एंड वर्कर, हर एक का, हर किसी का, वो टॉप का हो कि मिडिल का हो कि लोअर का हो कि प्लेटफॉर्म का हो, कोई भी ले लो, हर एक लेवल का जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर हैं, हम सभी के माइंड, एटीट्यूड, बिहेवियर को स्टडी करेंगे प्रॉपर्ली। उससे क्या होगा, हम उससे क्या करेंगे, उन लोगों को इंप्रूव करेंगे, उनके माइंड को, उनके मोटिवेट करेंगे उन लोगों को, और उनको रियलाइज करवाएंगे कि अगर आप ग्रुप में काम करोगे, कोऑपरेटिवली काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका बेनिफिट क्या है, और अगर आप सेल्फ सेंटर इंडिविजुअलिज्म के हिसाब से काम करोगे तो उसका डिमेरिट क्या है। ये टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा, बाय सेमिनार, बाय कंडक्टिंग सेमिनार, बाय कंडक्टिंग डिफरेंट वर्कशॉप, बाय इनवाइटिंग मोटिवेट पीपल्स,
by inviting the eminent people to motivate you. उससे क्या होगा कि हर एक टाइम क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ खराब चीज रहता है, वो अपने अपने में बीच में क्वारल देते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. तो ये जो चीजों का बेनिफिट क्या कुछ नहीं है. और डिमेरिट क्या है, सबको डिमेरिट है कि अगर ग्रुप में काम कर नहीं करोगे तो आपका ग्रुप टास्क कंप्लीट होगा, ग्रुप टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो आपको सैलरी अच्छा नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, है कि नहीं. वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ लेबर, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ टाइम. क्लियर. और कंपनी भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एज पर आउटपुट प्रोड्यूशन नहीं कर पाएगा और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अच्छा कंपटीशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, है कि नहीं. मतलब इसका मतलब यह है कि टेलर ने सजेस्ट किया कि उन्होंने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली किसी का दिमाग किसके साथ नहीं मिलता है, एटीट्यूड सबका अलग अलग रहता है, नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, माइंड सबका अलग अलग रहता है, बिहेवियर अलग अलग. तो उनको मतलब है कि हम सबको स्टडी करेंगे, सबको एक जगह पे एक साथ बॉन्ड करके रखेंगे ताकि उसका बेनिफिट हमें ऑर्गेनाइजेशन में मिल पाए. ठीक है, क्लियर ना. ओके आगे समझ में. मेंटल इवोल्यूशन मतलब टू स्टडी द माइंड ऑफ एवरी वर्कर टू improve that, motivate them and to realize them what is the benefit and demerit of your group effort. Okay, clear. Next is the last one that we call the functional foremanship. So functional foremanship मतलब functional foremanship में Taylor suggests to separate the planning and execution task among the supervisors in the production department according to their skill and specialization. ठीक है, क्या होता है देखो, ये जो काम है ना ये मोस्टली सुपरवाइजर बेस्ड के. मतलब एक देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक जहां पे प्रोडक्शन होता है वहां पे एक सुपरवाइजर होता है, वो लोग डिफरेंट काम करते हैं. क्लियर, डिफरेंट काम उन लोगों का होता है. क्लियर. तो टेलर सजेस्ट करते हैं वो जो काम कहता है कि एक सुपरवाइजर वही सब काम करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज स्पेशलाइजेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज स्किल. एक सुपरवाइजर उसको प्लानिंग करना अच्छा आता है, बट हम उसको बोल रहे हैं प्लान करो एग्जीक्यूट करो, उसको एग्जीक्यूट करना अच्छा नहीं आता है. बहुत सारे एग्जीक्यूटर्स हैं, प्लानर्स हैं, बट हम मिक्सअप मतलब क्या मिक्स मैच कर देते हैं, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो टेलर ने सजेस्ट किया वी सेपरेट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन टास्क अमंग द सुपरवाइजर्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू टेलर, क्लियर, तो हम फैक्ट्री को अच्छे से एक मैनेज करेंगे. क्लियर. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सुपरवाइजर, सबका काम हम 2 ग्रुप में कर देंगे. क्लियर. वी शुड मेक इट 2 ग्रुप. एक है प्लानिंग मैनेजर हम उसको बोलते हैं मैनेजरल टास्क, और सुपरवाइजर एक है एग्जीक्यूटिव मैनेजर. ठीक है, 2 हो गया. प्लानिंग के एक है एग्जीक्यूटिंग का. क्लियर. मैनेजर मतलब वी कैन से मैनेजर और इंचार्ज और सुपरवाइजर. क्लियर. ठीक है ना, दोनों को हमने सेट कर दिया, डिटरमाइन कर दिया. ओके. देन क्या होता है कि बेसिकली वी हैव 8 टाइप ऑफ टास्क बेसिकली दैट इज रिक्वायर्ड इन एन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. 8 टाइप के काम डेफिनेटली एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चाहिए. तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो प्लानिंग के लिए 4 और एग्जीक्यूशन के लिए है 4. तो क्या क्या है प्लानिंग के लिए? प्लानिंग के लिए जैसा कि रूट क्लर्क, सबसे पहला है रूट क्लर्क. क्लियर. रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है. रूट, टाइम एंड कॉस्ट. देन है इंस्ट्रक्शन एंड डिसिप्लिनरी. ये 4 जाते हैं प्लानिंग में. मतलब ये जो 4 टाइप ऑफ टास्क. क्लियर. एक तो है रूट क्लर्क. क्लियर. दूसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. तीसरा है इंस्ट्रक्शन क्लर्क और चौथा है डिसिप्लिनरी क्लर्क.
ओके इनका काम आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट में, मतलब प्लानिंग उनके, ये चारों का काम है प्लान करना, ये चीजों के हिसाब से ये हम देखेंगे क्या क्या है। नेक्स्ट है जो सेकंड वाला है वो है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, क्लियर, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और दूसरा है इंस्पेक्टर। क्लियर, ये देखो अच्छे से देखो, ये क्लियर होता क्या है, देखो ये जो प्लानिंग में है ये 4 जन है, इनका काम क्या है, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या है कि द रूट क्लर्क विल डिसाइड और प्लान इन एडवांस, क्लियर, दैट व्हाट शुड बी द रूट। रूट में हमने जैसे पढ़ा रूटिंग, रूट क्या होगा, कौन से रूट में, दैट इज स्पेशली बेस्ड अपॉन द फैक्ट्री जहां पे प्रोडक्शन होता है, कि कौन सा रूट में क्या होगा, क्लियर, कब काम, मतलब कौन से रूट में कौन जाएगा, कौन से रूट में काम करेगा, किसको कहां पे रहना है, मींस द रूटीन, द होल रूटीन इज डिटरमाइंड, इज प्लान्ड बाय द रूट क्लर्क। क्लियर, रूट क्लर्क इज रेस्पॉन्सिबल टू डिसाइड दैट which machine should process what work and which employee, which worker should perform or should follow or should move to what task, clear, so that उससे क्या होता है, जो परफेक्ट रूट में काम होगा। और अगर आपको पता है कि एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो परफेक्ट रूट अगर सिलेक्ट करोगे तो परफेक्ट काम मिलेगा, अगर रॉन्ग रूट ले लिए तो रॉन्ग काम हो जाएगा। तो द रूट क्लर्क इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड, टू प्लान द बेस्ट रूट for every task, for every worker, so that the work should be completed in a time and best manner. Okay, clear? Then आता है अपना जो कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या है, बस द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इज रेस्पॉन्सिबल टू सेट द टाइम, प्लान द टाइम of what time of starting a work, that the work when is to start the work, when to come, when to start, when to take a rest pause, when is the lunch break, when to resume the task and when to go out of that particular factory और पर्टिकुलर टास्क, मतलब काम शुरू कब होगा, एंड कब होगा, कौन से टाइम पे आएगा, कौन से टाइम पे कहां पे जाएगा, क्या काम करेगा। एंड कॉस्ट क्लर्क मतलब कि टू टेक केयर ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब द एक्सपेंसेस ऑफ एवरीथिंग, कि एक फैक्ट्री में क्या क्या खर्चा होता है, जो खर्चा होता है वो रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड है, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर पाएंगे, कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, वो सारे चीजों को देखेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ओके, देन आता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क। द इंस्ट्रक्शन क्लर्क इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर इंस्ट्रक्शंस एंड टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू ईच एंड एवरी वर्कर टू डू देयर टास्क अकॉर्डिंगली, कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर टेक्निकल स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू योर स्किल, यू शुड डू दैट पर्टिकुलर टास्क। एंड इफ इन बिटवीन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी को कोई डाउट है, तो उसके बीच में उसको गाइड करना, इंस्ट्रक्शंस देना, दैट इज द टास्क ऑफ द इंस्ट्रक्शन क्लर्क। क्लियर? ओके, और बाकी डिसिप्लिनरी क्लर्क, डिसिप्लिनरी मतलब टू मेंटेन डिसिप्लिन, कि हर एक एम्प्लॉय, हर एक मशीन, एवरीथिंग शुड फॉलो सर्टेन रूल्स एंड टेक्निक्स what is decided for them. Clear? Means the rules, process, clear, the techniques, what is decided, that must be fulfilled, that must be followed efficiently, effectively in the organization, in the working place. Clear? और वर्किंग कंडीशन कैसा अच्छा रहे, क्योंकि वर्किंग कंडीशन इज आल्सो ए मैटर। अगर वर्किंग कंडीशन अगर चिल्लाते रहे पार्टी, मतलब ऐसा मतलब कि शोर शराबा हो, साफ सुथरा ना हो, तो डिसिप्लिन वो अगर ब्रेक हो जाए तो काम अच्छे से नहीं होता है। तो मेंटेन द डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री इज द टास्क ऑफ द डिसिप्लिनरी क्लर्क। ओके, क्लियर? कि कौन आता है, कौन जाता है, कोई आज ब्रेक ले लिया, कोई आज मतलब इंटरवेल ले लिया, क्लियर, अपने हिसाब से इंटरवेल ले लिया, रूल फॉलो नहीं कर रहा है, रूल ब्रेक कर रहा है, क्लियर, अननेसेसरी छुट्टी ले रहा है, ये सारे चीजों को डिसिप्लिन क्लर्क कंपेयर करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आता है जो कि प्रोडक्शन, जो कि एग्जीक्यूशन में आता है, जो कि प्रोडक्शन में आता है, वो हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन। उसमें क्या होता है कि होता है स्पीड बस मतलब ये देखेंगे कि जिसका जितना स्पीड है मशीन का हो कि एम्प्लॉय का हो। एम्प्लॉय मतलब स्किल्ड का स्पीड अलग है, सेमी स्किल्ड का अलग है, और अनस्किल्ड का स्पीड मतलब कौन से स्पीड में आप काम कर रहे हो, कितना फास्टली आप काम कर रहे हो। फास्ट का मतलब नहीं कि बहुत जोर से, मतलब आपको जितना करना चाहिए उतना स्पीड में। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं टाउन में 40 स्पीड में जाओ, एनएच में 60 to 80 स्पीड में जाओ, दैट इज द
That is that we call the speed, or that is the standard speed. तो स्पीड बॉस देखेगा कि हर कोई अपने स्टैंडर्ड स्पीड के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं. वेदर वो मशीन ले लो और नहीं तो वो वर्कर ले लो, सब अपने अपने स्पीड के हिसाब से काम करें ताकि अपना जो काम है स्पीड पर्टिकुलर परफेक्ट टाइम में खत्म हो पाए. उसको ध्यान में रखना है स्पीड बॉस का काम. गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल टू assemble each and every resources, group, persons in a center place, and then to instruct them what is our objective today and what we are going to task, what task responsibility is given to us and what we have to complete in what time. Clear? That is the task of the gang boss. Gang boss मतलब gang करेगा resources का, elements का, ठीक है, और वो सारे चीजों को वो कंट्रोल में रखेगा. ठीक है. नेक्स्ट है अपना रिपेयर बॉस. रिपेयर बॉस का काम क्या है? रिपेयर बॉस इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन, ऑयलिंग ऑफ मशीन्स. क्योंकि मशीन एक दिन काम करने के बाद वो खराब हो जाते हैं और अननेसेसरी ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो वो चीजों को कंट्रोल करना है रिपेयर बॉस का काम. कि हर एक मशीन कैसे मतलब अपग्रेडेड रहे, फिट रहे, ठीक है. उसके लिए जो भी चाहिए लुब्रिकेशन, ऑयलिंग, उसको टाइम टू टाइम देखना, उसको पार्ट्स को रिप्लेस करना, साफ सुथरा रखना, कोई भी अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव वे में उसको मतलब यूज ना करे, मशीन ना चलाए, वो सारे चीजों को देखना है मशीन क्लर्क का मतलब रिपेयर क्लर्क का काम. ठीक है. और बाकी इंस्पेक्टर का काम है ओवरऑल डिपार्टमेंट को देखना कि हर कोई अपना अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं. मतलब इंस्पेक्टर सब मतलब वो पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखेगा हर कोई काम अपने अपने हिसाब से, दो स्पीड, गैंग, रिपेयर बॉस, हर कोई अपना अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं और एम्प्लॉय कर रहे हैं कि नहीं. कुछ काम पे कोई अनप्रोडक्टिव, अनएफिशिएंट, अनस्किलफुल, अनरिक्वायर्ड काम हो रहा है, उसको कंट्रोल करना. बस ये दो वे में अपना काम होगा तो डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बेहतरीन काम हो पाएगा. ठीक है. ओके. बस दैट्स इट. ये है जो 9 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अगर ये 9 टेक्निक हम अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बेस्ट रिजल्ट मिलता है. ओके. सो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द लास्ट थिंग, दैट इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्योंकि हर कोई चीज का एक लिमिटेशन होता है, तो वो चीजों का हम डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट द साइंटिफिक मैनेजमेंट कोर्स वाज कंप्लीट. Okay, so today that's it for today's session and hope we will meet in our next session. Thank you.